नमस्कार, मैं कृतार्थ टेलर आपका मेरे YouTube चैनल कृतार्थ टेलर टेस्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपके जनरल साइंस के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक कवर किए जाएंगे। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में कीजिए। अब हम चर्चा करेंगे हमारे नए टॉपिक की ओर। क्या है? विराम एवं गति, जो हमारा कौन सा है? दूसरा टॉपिक है। ठीक है, हमारी जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से सेकंड टॉपिक है हमारा विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन। विराम और गति समझने से पहले विराम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कारण ये कि हम बोलते तो है रेस्ट, लेकिन लोग बहुत अलग अलग इसका मतलब निकालते हैं। अगर अभी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो आपकी जो दृष्टि के अनुकूल मैं कैसा हूँ? अभी विराम स्थिति में हूँ, मतलब कि मैं अपनी क्या कर सकते हैं कि पोजीशन जो मेरी है, ठीक है, या मेरी जो जगह है, मैं समय के साथ बदल नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं समय के साथ मैं इधर भी चल के जा रहा हूँ, इधर भी चल के आ रहा हूँ। मतलब कि क्या हो रहा है कि समय के अनुकूल मैं अपना क्या कर रहा हूँ, जगह को भी क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा है, बदल रहा हूँ। तो उसको क्या बोलूँगा? मैं गति बोलूँगा। तो गति और विराम में क्या अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु आपकी होगी, वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी होगी जो टाइम के साथ क्या हो रही होगी, चेंज नहीं हो रही होगी। उसको क्या बोलेंगे आप? विराम या रेस्ट बोलेंगे। और जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा उसको आप क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा पे चलते हैं। विराम किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा में परिवर्तित ना हो समय के साथ, उसको क्या बोलूँगा मैं? विराम। ठीक है, तो कैसे? किसी भी वस्तु, जैसे अभी मैं बात करता हूँ, मैं वस्तु हूँ आपके सामने, मैं खड़ा, ठीक है, किसी और अन्य वस्तु या आप जो खड़ देख रहे हो मुझे, उसकी आपकी अपेक्षा में समय के अनुकूल मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी जो स्थिति है वो बदल नहीं रहा हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ अगर मैं, तो उसको क्या बोलूँगा मैं? विराम बोलूँगा। दूसरा, गति किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा में परिवर्तित हो समय के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ना हो, और यहाँ पे क्या होगी? होगी। समझ में आ गया? ये समय के साथ आप देख रहे हो, मैं वस्तु, आप भी एक वस्तु की तरह अगर मैं मानूं, तो क्या हो रहा है? समय के साथ मेरी जगह क्या हो रही, स्थिति क्या हो रही, बार बार बदल रही है। और बदलने का मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ? गति कर रहा हूँ, किसी टाइप का मैं मोशन कर रहा हूँ। तो आपको गति और विराम के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गति के प्रकार, कि गति कितने प्रकार की होती है। अब बोलोगे सर क्या है, चलना ही तो है, गति होती है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, गति में भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब हर चीज़ को आप गति बोलते हो, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है? अलग बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाके जब भौतिकी पढ़ते हैं और एडवांस लेवल की, तब क्या होता है, इन अलग अलग टाइप की गतियों का हमें उपयोग करना होता है। कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। गति के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक गति, इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं इसको लीनियर मोशन। ठीक है, पहले बार नाम बोल देते हैं। वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्तित गति। ठीक है, या आवर्त गति, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और ये हमारा होता है पीरियडिक मोशन। ठीक है, आसान है। रैखिक, लीनियर, वृत्तीय, सर्कुलर, दोलनी, ऑसिलेटरी और आवर्त मतलब पीरियडिक। देखिए सभी लगभग सेम है। क्या फर्क है? रैखिक का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु गति कर रही होगी, एक रेखा की ओर कर रही होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बंदूक की गोली है, ठीक है, ये आई, यहाँ पे आपकी एक ढाल है, ठीक है, ये क्या आपकी ढाल है। गोली आएगी, कैसे आएगी? जैसे आप दागोगे गोली तो सीधी एक लाइन में ट्रैवल करेगी ये, ठीक है, आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? रैखिक मोशन। लेकिन इसको टकराने के बाद भी तो गोली ऐसा तो होगा नहीं, या तो ढाल के अंदर ही रुक जाएगी, तो क्या हो जाएगी? विराम में चली जाएगी। या फिर क्या होगी? टकरा के हो सकता है यूं कहीं निकल जाए, इस तरफ कहीं निकल जाए, इस तरफ कहीं निकल जाए, तो गोली कहीं भी निकल सकती। लेकिन कैसे गति कैसी होगी इसकी? रैखिक गति होगी। ये टकराने के बाद भी कैसी? बिल्कुल एक एंगल पे सीधी सट निकलेगी, घूमती हुई नहीं जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रैखिक गति बोलेंगे। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब सर्कल से समझ में आ गया, या वृत्त से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी गति जो बार बार क्या कर रही होगी? गोल 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 घूम रही होगी। ठीक है, जैसे हमारा सौरमंडल है, इसमें बीच में क्या सूर्य है, फिर बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे ग्रह हैं जो सूरज के चारों क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है, तो इस चारों क्या कर रहे हैं? जैसे ग्रह जो मैंने बताया अभी 4 ग्रह, तो कैसा वृत्तीय गति को फॉलो कर रहे हैं लोग। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इसका सेंटर होगा और सेंटर के लोग क्या करेंगे? केंद्र होगा, उसके चारों क्या करेंगे? परिक्रमा करेंगे या रिवॉल्व करेंगे।
तो इसको क्या बोलूँगा मैं, वृत्तीय गति बोलूँगा, ये भी आसान है। दोलनी गति, दोलनी और तोलनी कितना सेम सेम शब्द है ना, नहीं पर तोलने से इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दोलनी का मतलब होता है ऑसिलेटरी मोशन। आप देखते हो कि अभी तो ऐसी घड़ियाँ जो आती है वो उस तरीके से नहीं आती है, लेकिन पहले के समय में आपको पता होगा यहाँ घड़ी थी, ठीक है, और नीचे इसके क्या आता था, एक पेंडुलम जैसा आता था, ठीक है, घंटे जैसा स्ट्रक्चर होता था, जो क्या करता था, कभी आगे की ओर बढ़ता था, कभी पीछे की ओर। जैसे मेरा हाथ है, आप समझिए कि मेरा हाथ का ये जो शोल्डर वाला जॉइंट है जो, ठीक है, तो कंधे वाला जो जॉइंट है मेरा, ये ऊपर वाला पॉइंट है, तो इसका मोशन कैसे होगा, एक निश्चित सीमा तक जाएगा और उस सीमा से वापस पीछे आएगा, बस यही मोशन इसका कंटिन्यू चलता था। तो इंग्लिश में मैं क्या बोलते हैं इसको, टू मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, ओके, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको। तो इसको क्या ऑसिलेटरी मोशन को नाम दिया गया, मतलब कि क्या होगा, एक निश्चित दूरी तक जाएगा और उस दूरी से वापस आ जाएगा, ठीक है, और उसका मोशन कैसा होगा, सेम रहेगा, उसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। तो ये भी आपको समझ में आएगा, दोलनी मोशन गति किसको कहते हैं। आवर्त गति, आवर्त गति में पीरियोडिक मोशन, ये और ये लोग इसमें भी समझते हैं कि दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मैंने बोला कि इसमें जो मोशन और निश्चित दूरी तक सेम रहेगा, लेकिन इसमें निश्चित समय के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इसमें लिख दीजिए आप फिक्स्ड डिस्टेंस, निश्चित दूरी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका, लेकिन ये क्या होगा, निश्चित समय के लिए सेम रहेगा, फिक्स्ड टाइम। जैसे आप मान लीजिए एक मोशन बताता हूँ मैं आपको, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है वो, तो इसको मैं एक साइन वेव की तरह बनाता हूँ, ठीक है। ये आप गणित में एक आपकी होती है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक साइन रेशो होता है, उसमें आपके क्या बनते हैं, इस तरीके का कुछ मोशन होता है उसका। तो आप देख पाएंगे कि ये इसका क्या, ये 0 पॉइंट है और ये इसका क्या 180 पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एक टाइम पीरियड बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं टाइम का, ठीक है, आवर्त बोलते हैं, मतलब बार बार रिपीट होगा वो। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन होगा ऐसे इतना सही है। अब बार बार ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है, पीरियड एक समय बाद जो भी आपने मोशन लिया, चाहे कोई सा भी तरीका हो, चाहे आप ले लो इसको दोलनी ले लो, वृत्तीय ले लो, रैखिक ले लो, लेकिन कैसा होना चाहिए, एक समय बाद वो दोहराना चाहिए अपने आप को, तो क्या होगा, वो आवर्त गति हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा गति के 4 प्रकार, रैखिक, वृत्तीय, दोलनी और आवर्ती। देखिए सवाल क्या होता है कि आप बोलोगे कि इतना डीप में पढ़ाने की कहाँ जरूरत आ रही है, आप सीधे एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, ये वो कारण ये है डीप में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा कि बंदूक को गोली का दागते हैं तो आपकी कौन सी गति उपयोग में आती है, तब आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा कि कौन सी गति को क्या है, किसका मतलब क्या निकलता है, तो वहाँ आप उलझ जाओगे। तो प्रश्न अब क्या है कि लेवल बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन लेवल बढ़ रहा है। जैसे आप देखें तो 4000 पटवारी की वैकेंसी निकली है, लेकिन 15 लाख फॉर्म भर चुके हैं अभी तक, हर एग्ज़ाम में यही हालत है, ठीक है। तो अब होगा कि आप अगर डीप स्टडी नहीं करोगे तो आपके मानता हूँ कम प्रश्न बनने वाले, 5-7 प्रश्न ही बनेंगे, लेकिन 5-7 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपसे पूछा भी था कि जो विस्थापन होता है, जो वेग होता है, वो आपके क्या अदिश है कि सदिश है, उसके बारे में चर्चा करनी थी, ठीक है। होपफुली आपने उसका आंसर निकाले होंगे, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में भी, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में फ़र्क क्या है, दोनों ही लंबाई की नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, फिर दोनों को अलग अलग लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको ये सब, ठीक है। कारण ये है दूरी जो होती है वो आपके एक समय अंतराल में जितनी भी लंबाई आपने ट्रैवल की है, ठीक है, जितनी भी आपने कवर की है, उसको आप क्या बोलोगे, दूरी। जैसे यहाँ से हम गए उदयपुर गए, ठीक है, उदयपुर से बॉम्बे का जो डिस्टेंस है हमारा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा कि एक समय लगेगा 4-5 घंटे 7 घंटे जो भी है, ठीक है। तो एक 5 घंटों के बीच में जितनी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जो वस्तु पहुंची है उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं दूरी क्या है, एक समय अंतराल में
ठीक है, दूरी का मतलब समय, किसी भी समय आके लिख सकते हो, किसी समय अंतराल में तय किया हुआ रास्ता या लंबाई की, एक समय का क्या होगा बाउंडेशन होगा उस पर, और आप उसमें क्या करो, कोई भी लंबाई या किसी भी दूरी आप जो तय करोगे उसको क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, लंबाई जो तय करते हो आप, तो फिर विस्थापन अलग कैसे हुआ। ठीक है, तो समझते हैं विस्थापन क्यों अलग है दूरी से। विस्थापन में क्या होता है कि समय यहाँ पे भी रोल देता है कि कोई भी किसी भी समय अंतराल में, लेकिन क्या होता है किसी समय अंतराल में तय की हुई लंबाई का अंतर। देखिए, एक शब्द पूरे डेफिनेशन परिभाषा को बदल सकता है। कारण ये है कि ए पोजीशन थी मेरी, बी पोजीशन है मेरी, ए से बी पे जाने का जो समय लगा और जितनी लंबाई में उस समय में मैंने क्या की तय की, उसको तो मैं क्या बोलूँगा, दूरी बोलूँगा। ठीक है, लेकिन ए से बी, अब जरूरी नहीं, अब हो सकता है कि ए से बी गया हो, बी से वापस ए आया हो, ए से वापस बी गया हो। ठीक है, 3 केस बता रहा हूँ। इसकी मान लो 10 मीटर है, तो वापस 10 मीटर आया, वापस 10 मीटर गया, तो कुल दूरी कितनी तय की, कहती 10 + 10 + 10 टोटल कितनी, 30 मीटर दूरी तय की इसने। इस तरीके से बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वापस विस्थापन में भी हम एग्जाम्पल सेम लेने वाले हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ गया 10 मीटर, आया वापस 10 मीटर, गया वापस 10 मीटर, पेंटिंग करा रही 1 मिनट, गया वापस क्या हो गया 10 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या पता करना है, किसी भी समय में तय की हुई लंबाई का अंतर, मतलब आपकी जो पहले पोजीशन होगी, ठीक है, पहली जो आपकी स्थिति होगी और जो अंतिम स्थिति होगी, उन दोनों के बीच का अंतर ही आपको लेना है। बीच में आप 50 बार आएंगे उसका कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ए से बी गया तो 10, बी से वापस ए आ गया, मतलब पहले वाली जगह पे ही आ गया, कोई अंतर नहीं रहा, मतलब माइनस वापस 10, कोई मतलब भी नहीं रहा, तो वापस जगह पे आने का मतलब 0 हो गया ये तो। और फिर वापस आगे 10, वापस बी की ओर गया 10, इसका उत्तर क्या आएगा, 10 - 10 तो क्या होगा आपका 0 गया, पहले जहाँ गया वापस उसी जगह पे आ गया, और वापस बी की ओर गया, मतलब खाली क्या रहेगा आपका उत्तर यहाँ पे 10 मीटर। तो आप देख पा रहे हो दूरी और विस्थापन में मेरे उत्तर क्या रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। मतलब दूरी ऐसी चीज़ है जो किसी भी समय अंतराल में अंतिम और जो मेरी स्टार्ट की प्रथम स्थिति होगी उसके बीच का अंतर में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, चाहे आप कितनी बार भी आओ, कितनी बार भी जाओ। लेकिन विस्थापन में आपके क्या रहेगा, प्रथम और अंतिम स्थिति को मान्य दिया जाएगा और उसके बीच के अंतर को ही हम निकालेंगे। इसलिए इसके बीच का अंतर क्या है, 10 मीटर है। आखिरी में भी देखो 10 मीटर ही आ रहा है घूम फिरा के आपके। तो दूरी और विस्थापन में आपको पता होना चाहिए। अब बात रही थी विस्थापन आपका अदिश है कि सदिश है। ठीक है, अदिश क्या बताया था और सदिश क्या बताया था। अदिश का मतलब मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी और सदिश का मतलब बताया था वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में आपके क्या था, मतलब जो भी आपके अदिश था उसमें क्या परिणाम होता है और कोई भी दिशा नहीं होती है। तो दूरी आपकी जो है अदिश है, ठीक है, अदिश राशि है जिसको हम बोलते हैं स्केलर। विस्थापन आपका क्या है, अब क्या हो रहा है, दिशा का महत्व हो रहा है कि पहले सीधा गया फिर उल्टा आया तो घटा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, परिणाम भी होगा और क्या होगी मेरी दिशा भी होगी। तो इसको क्या बोलता हूं मैं, सदिश। इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया वो दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है आपका। ठीक है, अब सिमिलरली एक और चीज आती है आपकी वेग। वेग भी क्या होता है कि अब वेग में आप दूरी नहीं लेते हो, वेग का मतलब वेलोसिटी होता है, दूरी नहीं, विस्थापन काम में आता है। हम पढ़ेंगे अभी वेग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेग। विस्थापन हमने पढ़ लिया है, मैंने बताया था विस्थापन हमारी कैसी अदिश है सदिश राशि है, उसके बारे में बात की थी हमने। ठीक है, अब पढ़ेंगे वेग। वेग क्या होता है, कोई वस्तु एकांत समय में या एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में विस्थापन करता हो। ये वो विस्थापन बोला है यहाँ पे, मैंने दूरी नहीं बोला। ठीक है, कोई वस्तु एकांत समय में निश्चित दिशा में विस्थापन करता है उसे वेग कहते हैं। मतलब कि एक ऐसे टाइम पीरियड में, एक ऐसे एकांत समय में जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी से दूसरी तय करेगी या फिर प्राथमिक जो जगह होगी, स्थिति होगी, उससे अंतिम जो जगह होगी उसके बीच का जो अंतर रहेगा उस पर्टिकुलर समय में,
उसको हम क्या बोलेंगे, वेग कहेंगे या फिर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वेग का मतलब क्या क्या, आप विस्थापन कर रहे हो, ठीक है, विस्थापन प्रति समय, मतलब कि एक विस्थापन जो एक निश्चित समय के अंदर हो रहा है, एक अंतराल में हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ औसत वेग निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालो, कुछ भी नहीं करना आपको, कुल विस्थापन आपका जो रहेगा वो डिवाइड बाय कुल समय। इसकी मैंने यूनिट भी बताई थी आपको, विस्थापन आपका किस में होता है, मीटर में होता है, समय सेकंड में, मतलब कि वेग जो है वेलोसिटी, वेग को v से दिखाते हैं, मतलब v का जो यूनिट मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे तो आपको पता चल, दिमाग में चमकना चाहिए, अरे हाँ इसका तो ये था, अरे उसका तो वो था। ठीक है, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, वेग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक का मतलब हो सकता है कि आप सापेक्ष का मतलब समझते हो कि एक दूसरे की नज़र में, ठीक, जैसे आपकी नज़र में मैं अभी खड़ा हूँ, मेरी नज़र में आप, मेरे नज़र में तो कैमरा दिख रहा है, वैसे भी आप बैठे हो सकते हैं, चल रहे होंगे, कहीं खड़े होंगे। ठीक है, तो मेरी नज़र, एक दूसरे की जब नज़र की बात करते हैं हम या रिलेटिव बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपेक्षिक। जो भी वेग हमारे, वेग की बात करते हैं, आपेक्षिक वेग की बात करेंगे। ठीक, दो गतिशील, अब मैं भी चल रहा हूँ और आप भी चल रहे, से बात करते हैं कि दो बसें चल रही हैं। ठीक है, दोनों बस, एक बस सीधी मेरी, दूसरी बस की मैं क्या करो, इसी एक बस इस तरफ चल रही है, दूसरी बस मेरी जो है वो भी क्या कर रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, इसी दिशा की ओर चल रही है। तो आप देखते होंगे कभी कि पीछे से जो भी ओवरटेक करती हुई बस जाती है वो बहुत धीमी गति की दिखती है। ठीक है, कारण ये है कि आप जिस बस में बैठे हो उसकी गति ज़्यादा है और जो पीछे से आ रही है उसकी गति क्या कम है, तभी तो आपसे पीछे है वो। तो आपके रिलेटिव हो क्या, उसकी गति अलग है, लेकिन आप अगर उस पीछे जो बस है आपके, जैसे मान लो जी ये बस आगे और ये बस पीछे है, तो आपकी नज़र में तो ये पीछे, लेकिन इसकी नज़र में आप क्या हो, आगे हो, तो एक दूसरे की नज़र में क्या होती है, दोनों की वेग अलग होती है। ठीक है, दोनों की गतियाँ अलग होती हैं। दो गतिशील कणों में से किसी एक के सापेक्ष दूसरे कण का वेग ज्ञात किया जाता है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में पता करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम आपेक्षिक वेग बोलेंगे। इसके बारे में जनरली पूछा नहीं जाता है, जैसे ऐसे आइडिया के लिए आपको समझ लीजिए क्या होता है, वेग के बारे में आपसे पूछा जाता है, वेग टू वेग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कि वेग जो बदलने की जो दर होती है उसका बोलेंगे त्वरण बोलेंगे, मतलब एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको किससे बताते हैं, ए से दिखाते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए अलग क्या, त्वरण, क्या परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, तो मैं लिख दूं वेग परिवर्तन दर, और नीचे क्या आ जाएगा, समय के हिसाब से परिवर्तित होती है ये, तो समय लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं बोलूँ कि त्वरण का मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि क्या इसकी मात्रक होता है, फिर से निकाल लेते हैं। त्वरण का वेग परिवर्तन, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, नीचे क्या समय है। अगर किसी को भाग करने नहीं आता हो, देखिए बहुत आसान है, ये तो आपका ऊपर आ गया, ये बड़ी लाइन बना दीजिएगा बीच में, नीचे आपका सिर्फ सेकंड आ रहा है, तो जब नीचे इस तरीके से वैल्यू आती है, नीचे एक कर दीजिए वो भाग खुद को खुद। ठीक है, बाहर वाली चीज़ बिल्कुल नीचे वाली बिल्कुल ऊपर के साथ गुणा होगी और ये वाली दोनों आपस में गुणा होगी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू मीटर इंटू एक, सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब कि क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब एक ही यूनिट क्या होगी आपके, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। त्वरण के आपकी क्या आ गई, मात्रक आ चुका है। इस तरीके से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हमने वेग पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, दूरी पढ़ी है। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, न्यूटन के नियम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने क्या क्या नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपको यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अपने आगे मित्रों में क्लासेस